हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री का एक चैप्टर करने जा रहे हैं और आज हम दो चैप्टर को एक साथ कंप्लीट करेंगे। क्लास 9th एनसीईआरटी अभी हम कर रहे हैं जो कि हमारे टारगेटेड एग्जाम है। DSSB आपका बिहार का जो बीपीएससी है या अपकमिंग आपका सीटेट है या यूपी टेट है या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का एग्जाम जहां पर आपसे एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट पूछा जाता है, तो आपको ये सारे वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि रोज आपको डेली मंडे टू फ्राइडे आपको 10 का डोज मिलता है, तो आप ये 10 का डोज लेना ना भूलें। और ये 10 का डोज आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक मिलता है रोज। तो इस आप डोज को जरूर लीजिएगा, आप देखिएगा आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन पढ़ाई के, तो आप इससे जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं दो चैप्टर्स। तो हमारा आज एटम और मॉलिक्यूल्स मतलब परमाणु और अणु और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि ये आपका परमाणु की संरचना, ये दो चैप्टर क्लास 9 के एक साथ मैं आपको करा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस चैप्टर से सबको बहुत कंफ्यूजन्स रहते हैं, बहुत डर रहता है और क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से। तो चीजों को समझेंगे और लास्ट तक जरूर देखिएगा कि लास्ट में जब मैं आपको फ्लो चार्ट एक बनवाऊंगी, उस फ्लो चार्ट के माध्यम से ये पूरा दो चैप्टर आपका 5 मिनट के अंदर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। इतना आप विश्वास रखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चीजों को समझिएगा। और मैंने बहुत इजी वे में आपके लिए फ्लो चार्ट के माध्यम से हर चीज को प्रेजेंट किया है जिससे कि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना आए। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपकमिंग आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एटम आपका परमाणु क्या है। तो परमाणु के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे डिस्कवरर्स आए। उन्होंने अपनी अलग अलग कुछ बातें बताई। किसी ने उसको पदार्थ बताया, किसी ने उसको बोला कि ये विभाज्य है, किसी ने बताया कि इंडिविजिबल है, विभाजित नहीं हुआ है। तो आइए धीरे धीरे किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें इसकी बोली वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। उससे पहले जानते हैं कि एक सिंगल, अगर मैं एटम की बात करूं या परमाणु की बात करूं, तो ये एटम है क्या। तो एटम एक छोटी सी इकाई है और जो एटम, छोटे छोटे एटम्स जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, अणु। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स। और जब मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वो मैटर बना लेते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एटम से आपका क्या बना, आपका एटम से क्या बना, एटम से बना आपका मॉलिक्यूल। और आपके मॉलिक्यूल से क्या बन गया, मॉलिक्यूल से बन गया आपका मैटर। और मैटर क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास उसका द्रव्यमान हो या वो एक जगह घेरे। तो मैटर क्या है, मतलब द्रव्य क्या है, द्रव्य आपका एक कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो जिसका द्रव्यमान हो और जो एक जगह घेरती है उसको मैटर बोलते हैं, उसको द्रव्य बोलते हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, मतलब द्रव्य बनाते हैं। और ये द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य ऐसी कोई भी चीज जो कि जगह घेरती है प्लस उसका एक द्रव्यमान होता है। तो इतना आई थिंक आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा। एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना मैटर। और मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस और उसका खुद का एक मास है। चलिए अब थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। ये हम हिस्ट्री कब की जान रहे हैं, 500 BC, बहुत समय पहले की बात है। वो बहुत समय पहले कुछ कुछ साइंटिस्ट आए। तो पहले हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे, तो हम भारतीय हमेशा वैसे ही आगे हैं। तो भारतीय आगे होने के साथ साथ हमारे साइंटिस्ट भी थे, भारतीय फिलोसोफर्स भी थे। तो सबसे पहले आए महर्षि कन्नड़, ये भारतीय फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, इसको अगर मैं तोड़ता जाऊं, तोड़ता जाऊं, तोड़ता जाऊं, वो क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे पदार्थ को। और वो तोड़ते जा रहे, तोड़ते जा रहे, तोड़ते जा रहे थे। तो वो एक नतीजे पे आए कि कोई ऐसी स्टेज आएगी कि अब मैं उसको फर्दर और नहीं तोड़ सकता। क्या उन्होंने बोला कि कोई भी अगर मैटर है, द्रव्य है, पदार्थ है, उन्होंने उस वर्ड को यूज किया पदार्थ, उस समय मैटर वर्ड नहीं यूज किया। इंग्लिश में वर्ड आया पदार्थ और हिंदी में द्रव्य।
तो द्रव्य को उन्होंने तोड़ना शुरू किया और उन्होंने बोला अगर मैं इसको तोड़ता जाऊं तो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे कण मुझे मिलेंगे, जिसको उन्होंने पार्टिकल्स बोला, और उसका अब विभाजन नहीं हो सकता। मतलब अब जब स्मॉलेस्ट अपना पार्ट ले लेगा, जब स्मॉलेस्ट एक कण बन जाएगा, एक पार्टिकल बन जाएगा, अब मैं उसको विभाजित नहीं कर सकता, और नहीं विभाजित कर सकता तो वो बन जाएगा क्या, परमाणु, या इंग्लिश में परमाणु, और हिंदी में जैसे परमाणु लिखते हैं वैसे। अभी एटम का वर्ड नहीं यूज हुआ था, अभी सिर्फ उन्होंने क्या बोला कि पदार्थ को तोड़ा और परमाणु बन गया। ठीक, इसके बाद थोड़े समय के बाद आए पकुडा कट्टायामा, ये भी क्या थे, इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बोला कि जो परमाणु है, जो एटम्स है, ये जो एटम्स है, बाद में जिनको एटम्स बोला गया परमाणु को, तो इन्होंने बोला जो परमाणु है ये कभी अकेले नहीं रह सकते, ये बहुत डरपोक है, ये बहुत डरते रहते हैं, अरे भाई मैं अकेले नहीं रहूंगा, मुझे डर लगता है, इनको किसी का साथ की जरूरत है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पकाडू कट्टायामा ने क्या बताया कि परमाणु कभी अकेले नहीं रह सकते, ये दोस्ती बनाकर रहते हैं। ठीक है, आप बस सुनते जाइए हिस्ट्री। फिर क्या है, फिर ग्रीक फिलोसोफर आए, तो फिर ग्रीक भी सोचे कि अभी इंडियंस तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलो हम भी आते हैं इस लाइन में। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो द्रव्य था, जो मैटर था, जो इन्होंने ही बोला था, सेम चीज इन्होंने भी बताई कि जो द्रव्य है इसको मैं अगर डिवाइड करता जाऊं, विभाजित करता जाऊं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब विभाजन पॉसिबल नहीं है, जब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और तो उस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला, जब डिवीजन पॉसिबल नहीं है तब आपका वर्ड निकल के आया क्या, एटम, जिसको परमाणु ऊपर बोल रहे थे, यहां भी परमाणु बोल रहे थे। ठीक है, तो ये वर्ड आ गया कि एटम। तो एटम ग्रीक फिलोसोफर ने फर्स्ट टाइम यूज किया वर्ड एटम, और ये कौन थे, हमारे डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस फिलोसोफर्स, जो कि ग्रीक के थे। इन्होंने एटम बोला या परमाणु बोला, और ये वो बता दिया कि जो परमाणु है ये इनडिविजिबल है, मतलब अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। पर ऐसा आगे नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, अगर मैं इसको पेडागोजी से भी रिलेट करूं, तो ये आपका क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट, एडवांसमेंट के साथ साथ साइंस की चीजों में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले इन्होंने ये बोला, फिर ये बोला, फिर ये बोला, अब क्या हुआ, इनकी बात को यहाँ पे पूरा सत्य नहीं माना गया, इनकी डिस्कवरी को फेल भी नहीं कहा गया, पर ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। आगे चलकर क्या देखा गया कि एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये यहीं तक बात कह पाए। फिर आगे चलिए, फिर आगे बात करते हैं, फिर कुछ लॉज आए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें करेंगे। तो कुछ लॉज आए जिसमें आपको पढ़ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। अब इसमें आपको दो लॉज पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा आपका हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले देख लेते हैं रासायनिक संयोजन नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब कि मास क्या है, कंजर्व हो रहा है, द्रव्यमान क्या है, वो संरक्षित रह रहा है, द्रव्यमान कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, ना ही आप उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही आप उसको क्या कहते हैं, द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना ही आप उसको बना सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक आपकी रासायनिक रिएक्शन है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में मान लीजिए मैंने क्या किया, H2 लिया प्लस ऑक्सीजन लिया और इसकी रिएक्शन करा दी, तो क्या बन गया, मेरे पास H2O बन गया। ठीक है, ये H2O बन गया। अब इसमें इन्होंने बताया कि जब ये दोनों क्या थे, ये रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, सुनते जाएंगे, ये क्या है, रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो आप खुद देखिए कि इस दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही थे, और यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रह गए। इसका मतलब कि ना ही हाइड्रोजन यहां से खत्म हुआ और यहां जाके नया बन गया, ना ही यहां से ऑक्सीजन खत्म हुआ, यहां जाके नया बन गया। मतलब कि और इन दोनों का जो मास, मान लीजिए इसका मास x था, इसका द्रव्यमान x था, और इसका द्रव्यमान भी क्या पाया गया कि x ग्राम ही रहा। तो इससे ये मतलब समझ में आया कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे, जो आपका पहले अभिक्रिया में जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे और जो प्रोडक्ट बन रहा था, इन दोनों का द्रव्यमान सेम पाया गया। इसीलिए ये बोला गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ना ही मास क्या होता है, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही उसका सृजन कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, मतलब स्थिर अनुपात का नियम। अब इसमें क्या समझा गया कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसमें एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये क्या है, H2O है, H2O क्या है, सबको पता है, वाटर है। तो इसमें एटॉमिक, जस्ट अ सेकेंड, एटॉमिक मास मतलब आपका
परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान आपका हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1, पर आपके 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं तो इंटू 2 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आया 2। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान आपका 16। तो इसके हिसाब से H2O, तो यहाँ पे 2:16 है, तो 1:8। तो हमेशा जब आपका वाटर की बात होगी तो वाटर का हमेशा क्या एक रेशियो मिलेगा आपको 1:8 मिलेगा। इसका मतलब कि किसी भी रासायनिक क्रिया में, किसी भी यौगिक जो भी आपका बना, इन केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसमें हाइड्रोजन का जो आपको दिख रहा है 1 रेशियो और ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है आपको 8, मतलब कि 1:8 के रेशियो में ही हमेशा वाटर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ये चीज हमेशा फिक्स है, चाहे आप पानी एक गंदे नाले से ले, चाहे आप पानी एक बिस्लेरी बॉटल से ले, चाहे आपका पानी हैंडपंप का हो, तो पर हमेशा जो इसका रेशियो रहेगा 1:8 ये हमेशा एक सा रहेगा। इस बात को इन्होंने बताया, किसने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये चीज बताई गई। चलिए यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी तक क्या बताया, मैं फटाक से 1 सेकंड में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने क्या बताया, एटम, एटम से बने क्या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना मैटर, एटम परमाणु, परमाणु से बना अणु, अणु से बना आपका द्रव्य। द्रव्य क्या है, जो भी ऐसी चीज जिसके पास स्पेस हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, या उसका एक कोई द्रव्यमान हो। फिर मैंने क्या बताया कि हिस्ट्री स्टार्ट हुई 500 बीसी से आसपास 500 बीसी के आसपास से हिस्ट्री स्टार्ट हुई, और इसमें सबसे पहले हमारे आए महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने बताया कि पदार्थ जो है इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो एक छोटी सी पार्टिकल मिल जाता है, एक कण मिल जाता है, जिसको उन्होंने क्या बताया, परमाणु। अब उसका विभाजन नहीं हो सकता। फिर पकूड़ा कत्यामा आए, पकूड़ा कत्यामा ने बताया कि परमाणु अकेले नहीं होते, ये हमेशा दोस्ती बनाकर रहते हैं। फिर आपके आए डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस, इन्होंने क्या बताया कि द्रव्य जो है, जो मैटर है आपका, इसको आप विभाजित करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल आ जाएगा उसको एटम बोला, और ये इनडिविजिबल है। फिर हमने लॉज पढ़े, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कि मास कभी भी ना ही उसको क्या करते हैं, ना ही वो खत्म होता है, ना ही आप उसको बना सकते हैं, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। अगर रिएक्टेंट की बात करा जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास हमेशा इक्वल रहेंगे, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि आप किसी भी जगह से अगर आपने पानी लिया, या अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, आप चाहे अपने जगह पर खड़े होकर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, या आप दूसरे शहर की कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हमेशा उसका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। तो इससे क्या समझ में आया कि स्थिर अनुपात का नियम हमेशा लागू होता है। चलिए आइए अब आगे फर्दर हम चलिए अब जान लेते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन, इसके बाद डाल्टन आए, तो डाल्टन ने कहा अब मैं एटम के बारे में बताऊंगा। तो डाल्टन जो थे वो परमाणु के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि जो परमाणु है ये क्या है, इनडिविजिबल है, इसको फर्दर क्या है, विभाजित नहीं किया जाता। तो यहीं पे इनकी थ्योरी आकर फेल हो जाती है। फिर फर्दर थॉमसन आते हैं। तो मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये जो एडवांसमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है, ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक तरह से प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन देने के लिए ये सब साइंटिस्ट अपना काम करते जा रहे हैं। तो चलिए आइए डाल्टन को भी डीप में देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि थॉमसन ने क्या किया, फिर रदरफोर्ड मॉडल क्या बोलता है, फिर बोर्स मॉडल क्या बोलता है, फिर आइसोबार आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो चैप्टर को पूरा देखिएगा, जुड़े रहिएगा, आपका इस वाले सेक्शन से कहीं से भी कुछ गलत नहीं होगा, इतना विश्वास रखिएगा। साथ ही साथ इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स हुए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें हमने उत्तक पढ़ा है, पादक उत्तक और जंतु उत्तक, अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। तो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन परमाणु सिद्धांत, उन्होंने ये बताया कि कोई भी द्रव्य है, जो मैटर है, ये किससे बना है। कोई भी द्रव्य में, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे आपका तत्व हो, चाहे वो एक मिश्रण हो, चाहे वो एक यौगिक हो, वो बना किससे होता है, वो बना होता है किससे, एक छोटे छोटे कण से, जिस कण को उसने बोला परमाणु। सिंपल लैंग्वेज में ये चीज बताई उसने, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। उसने घुमा फिरा के कान को ऐसा पकड़ा, और कान को पकड़ के बोला कि कोई भी चीज, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज अगर है, मुझे कोई भी एक यौगिक दिख रहा है, कोई मिक्सचर दिख रहा है, कोई
मिश्रण दिख रहा है, तो ये किस चीज का बना है? ये एक सूक्ष्म चीज का बना है। जो सूक्ष्म चीज है, जो कण है, वो है आपका परमाणु। सिर्फ यही इसने चीज बताई कि ऑल मैटर वेदर एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ विवेचनाएं थी, जैसे कि उसने क्या बताया कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, मतलब सभी मैटर जो किससे बन रहा है? एटम से बन रहा है। सेम चीज उसने बताई। फिर एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स को क्या है? फर्दर जो एटम्स परमाणु है उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसका फर्दर विभाजन नहीं कर सकते। यहीं पे इनकी थ्योरी आगे फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि आगे जाकर थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर जो परमाणु है उसके अंदर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि क्या है? अंदर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो इनकी आगे जाकर थ्योरी फेल होती है। तो पर अभी देख लेते हैं कि और ये क्या बता रहे थे। फिर इन्होंने बताया कि एटम्स को, जो भी किसी भी गिवन एलिमेंट है, जो तत्व है, उसका एटम है, ये आइडेंटिकल होता है मास में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कोई भी एटम है, मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम, अगर मैं H2 लिख रही हूं यहाँ पे, अगर मैंने लिखा H2, तो H2 किससे बना? एक H और एक H। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये जो एक एलिमेंट है, जो एक तत्व है, ये जो तत्व बना, इसमें हाइड्रोजन का ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे? एक से होंगे। मतलब दोनों एक से है, मतलब दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब कि इसमें इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, साथ ही साथ इसका द्रव्यमान होगा सेम। मतलब कि अगर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक H और एक H, दो में H मिलके H2 बना, तो इसमें इसका H और इसके H का आपका द्रव्यमान, साथ ही साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। मतलब रासायनिक गुण धर्म इनका सेम होगा और साथ ही साथ इसका द्रव्यमान भी क्या होगा? सेम होगा। ये इन्होंने बताया। अब इन्होंने दूसरी चीज क्या बताई कि एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। अब इन्होंने क्या बोला कि एक कोई एटम है, जिस उस एटम्स के क्या है? डिफरेंट एलिमेंट, मतलब कोई डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए, अब इधर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पोटेशियम और कैल्शियम। अब इन्होंने क्या बोला? पोटेशियम और कैल्शियम जो है, ये क्या है? अलग अलग है। ठीक, अलग अलग है एलिमेंट्स। अब इसमें उन्होंने बोला कि इसके क्या होंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके मास डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे ये गलत हो गए साबित, है ना? इनके जो पोस्टुलेट्स थे, इसी में ये गलत साबित होते जा रहे थे। अब देखिए, इसमें पोटेशियम और कैल्शियम की बात करूं तो इसमें तो मास दोनों का 40-40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आकर इनका चीज क्या है? फेल हो जाती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि एटम्स कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब अगर मैं बात करूं कि H2O है, तो H2O में O1 है और H2 है, तो ऐसा नहीं होगा कि H 3.1 हो जाएगा तो O 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमेशा ये एक प्रॉपर होल नंबर होगा और स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे H4 है और O2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या आ जाएगा? H2O1। मतलब O1 नहीं लिखते नीचे, तो H2O हो जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो डाल्टन आए, तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। तो ये डाल्टन की जो परमाणु सिद्धांत था, इन्होंने सबसे पहली बात बताई कि जो पदार्थ है वो बना हुआ है, पदार्थ में चाहे कोई तत्व हो, चाहे कोई मिश्रण हो, चाहे कुछ भी हो, वो बना किससे होता है? परमाणु से बना होता है। फिर उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स में क्या बताया कि जो हमारे परमाणु है वो विभाजित नहीं हो सकते। अगर वो परमाणु है तो वो विभाज्य नहीं होंगे, ना ही उनको बनाया जा सकता है, ना ही उनको तोड़ा जा सकता है। ठीक, फिर उन्होंने बात की कि कोई भी एटम का, एक कोई किसी भी एलिमेंट का कोई जो एटम होगा, सेम एलिमेंट का, तो उसकी क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज भी, मतलब उसके रासायनिक गुणधर्म और उसका द्रव्यमान दोनों क्या होगा? समान होगा। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई? कोई डिफरेंट एलिमेंट है, उसका क्या होगा? हमेशा, उन्होंने क्या बोला? उसका हमेशा उसका मास जो होगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आपका उसका डिफरेंट होगा। तो यहीं पे आके सब चीजों में ये फेल हो गए। फिर उन्होंने बताया, ये चीज उन्होंने ठीक बताई कि हमेशा जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, कोई भी एक यौगिक बन रहा है, कोई भी एक, तो उसमें क्या होगा आपका? ये एक प्रॉपर प्रपोर्शन के साथ वो एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। जैसे कि H2O में 2 आ गया, या CO2 है, तो CO2 में ऐसे नहीं होगा कि C 0.5 हो गया, O 4.5 हो गया। तो मतलब ये आपका देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर, एक आपका होल नंबर के फॉर्म में ये चीज लिखी हुई है। तो ये समझाना चाह रहे थे। अब बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स, जो इनकी कमियां थी। वो कमियां क्या क्या थी अभी आप देख ही रहे थे देर से। पहले उन्होंने क्या बताया? ये इंडिविजिबल है, जो हम पढ़ चुके हैं। फिर सभी तत्व का द्रव्यमान एक सा होगा। तो इसका मतलब इन्होंने ये आइसोटोप्स के बारे में, आपके समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाए।
जैसे कि आपने को इन्होंने बताया कि सभी तत्व का द्रव्यमान एक सा होगा, तो इसका मतलब C14, C12, C13 ये सब कहाँ गए? तो फिर ये सब कैसे आ गए? तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपके आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक है। तो ये समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाए थे। फिर ये समभारिक के बारे में नहीं बता पाए, मतलब कि आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाए। जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम, ये आपका क्या है? ये एक तरह से आपका आइसोबार है, जिसमें कि एटॉमिक मास आपका जो परमाणु द्रव्यमान है ये आपका सेम है, इसलिए एटॉमिक मास इसका सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे? आइसोबार से आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाए। पर कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए थे, काम तो कर ही रहे थे ना, एडवांसमेंट तो कर ही रहे थे एटम्स को समझने के लिए। तो इन्हीं के एडवांसमेंट को फर्दर क्या है, जे थॉमसन ने लिया। अब एक इनका एक और अच्छा काम जान लेते हैं, जो कि डाल्टन का था। तो डाल्टन एक पहले साइंटिस्ट बने, ये एक बार एसएससी में पूछा गया था कि ऐसे कौन थे वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एक आपका जो एलिमेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर समझने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया या एक सिंबल को फॉर्म किया। जैसे कि उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन उन्होंने इस तरह से कर दिया, फिर मरकरी है तो मरकरी को ऐसे डिजाइन दे दिया। तो मतलब अब जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उनको क्या किया? सिंबल प्रोवाइड किया। तो ये कौन थे पहले साइंटिस्ट? तो ये साइंटिस्ट आपके पहले थे डाल्टन। पर अब खुद सोचिए, कोई रिएक्शन हो रही है ना, कुछ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कुछ आपने उसमें जिंक डाला, कुछ डाला, अब कुछ एकदम से रिएक्शन बन के आ गई, तो अब क्या करेंगे? तो डिजाइन बनाते बैठे रहेंगे। तो इनकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी ये फेल हो गए। पर इन्होंने एक दिमाग में तो चीजें डाली कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं कि हर एलिमेंट को पूरा पूरा लिखने की बजाय, जैसे हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी और ये क्या बना देगा? ये आपका वाटर बना देगा। ठीक, तो ऐसे क्या है, ये इतना लंबा लंबा करने की बजाय इन्होंने क्या किया? सिंबल्स देना स्टार्ट किया। पर प्रॉपर सिंबल्स नहीं दे पाए, तो इन्होंने इस तरीके से सिंबल्स बनाए। पर ये फर्दर इस चीज को नहीं मतलब एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग थे। तो फिर इनके बाद आए बर्जीलियस साइंटिस्ट थे। उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी इनकी और इनको समझाया। क्या समझाया? कि ऐसा करते हैं कि जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर या उसके आगे पीछे के लेटर्स लेते हैं। जैसे कि जिंक हो गया, तो जिंक का क्या किया? ZINC होता है, तो Z लिया और जी भी तो ले सकते थे, पर इन्होंने क्या किया? ZN ले लिया। अब बात यहाँ पे फंसी। तो बर्जीलियस थे साइंटिस्ट जिन्होंने इनिशियल्स को यूज किया। इनिशियल्स मतलब लेटर्स के इनिशियल्स को यूज किया या फिर उसके बीच के अल्फाबेट्स को यूज किया। अब बात फंस रही थी कि भाई कैसे पता चले कि जिंक जो है ये आपका थोड़ी सर्दी जुकाम है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा आवाज के लिए। तो जिंक क्या आपका Zn है कि Zi है कि Zc है? तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि हम किसको एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए आई बात क्या? IUPAC। ये IUPAC आपकी इंटरनेशनल यूनियन, तो ये क्या करती है? ये कंफर्म करती है और साथ ही साथ एक ठप्पा लगा देती है कि अगर जिंक को अगर Zn लिखा गया है तो जिंक को हर जगह, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, जिंक को Zn ही लिखेंगे, क्योंकि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और इस पे ठप्पा IUPAC का ठप्पा लग गया कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा अभी तक? कि हमने स्टार्टिंग में देखा एटम क्या होता है, फिर हमारा 500 BC से स्टार्ट हुआ था, फिर हमारे साइंटिस्ट जो इंडियन फिलोसोफर्स आए, फिर हमारा ग्रीक फिलोसोफर आया, उन सब ने बताया एटम्स के बारे में कि इंडिविजिबल होता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के आपकी विवेचना देखी, फिर साथ ही साथ इनके ड्रॉबैक्स देखे। फिर अब हम देखने जा रहे हैं कि डाल्टन की थ्योरी को फर्दर कैसे थॉमसन और रदरफोर्ड में आगे और प्लस बोर्स मॉडल में कैसे उस चीजों को एक्सेप्ट किया और चीजों को फर्दर एडवांसमेंट की तरफ। अब देख लेते हैं जे थॉमसन का मॉडल और साथ ही साथ रदरफोर्ड ने क्या बताया अपने एक्सपेरिमेंट में। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इससे पहले? कि जो हमारा डाल्टन थे उन्होंने क्या बताया कि एटम्स जो परमाणु है वो इनडिविजिबल है, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। आप उसका फर्दर क्या है, आप उसको बार बार, और जब वो एटम बन गया, जो परमाणु बन गया, आप उसका फर्दर उसको विभाजित नहीं कर सकते, मतलब उसको और तोड़ नहीं सकते और वो उससे छोटे नहीं हो सकते। तो वो क्या है? बस एक एटम है, परमाणु है और उसके अंदर कुछ नहीं है। तो वहां पे जाकर क्या थे? वो फेल हो गए थे। तो इसके बाद कौन आए? आपके जे थॉमसन आए। तो जे थॉमसन ने क्या दिया? अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, या इसको वाटरमेलन का भी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको केक पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ये सब नाम इन्होंने इसको दिए। वो क्यों दिए? उन्होंने बताया कि जो आपका, जैसे आपका केक होता है, केक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? केक के अंदर आप किशमिश है, काजू है। तो केक के अंदर जो किशमिश और काजू है उसको उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स बोले।
साथ ही साथ आपका और ऊपर का जो शेल है, जो उसका पूरा कवरिंग है, वो क्या है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या बताया, जे थॉमसन ने बताया। तो आइए देख लेते हैं दो चीजें क्या बताई। सबसे पहले बताया कि परमाणु घन आवेशित गोले का बना होता है, मतलब एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो दो चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके अंदर धसे हुए हैं, एकदम घुसे हुए हैं, प्लस आपका जो स्फेयर है, जो ये गोला है, ये आपका जो परमाणु का जो गोला है, ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब धन आवेशित है। ये गोला धन आवेशित है, जो स्फेरिकल स्फेयर है वो आपका पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर धसे हुए हैं, जैसे कि आपके प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन के जो आप बीज है, वाटरमेलन का बीज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, वाटरमेलन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये आपका धनात्मक हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक है, तब इसमें क्या, फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि जो आपके ऋणात्मक और जो धनात्मक है वो क्या है, एक समान है दोनों चार्जेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक समान है, इसलिए क्या है, ये आपका जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युत रूप से ये क्या है, ये आपका उदासीन है। ये दूसरी चीज उन्होंने बताई। तो पहला पॉइंट क्या बताया कि आपका परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं, ये पहली चीज बताई। फिर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब आपके पॉजिटिव चार्ज और आपके नेगेटिव चार्ज जो होंगे ये बराबर होंगे, इसलिए क्या है, आपका ये जो एटम है ये उदासीन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस थी, क्या लिमिटेशन थी, ये जो अरेंजमेंट इन्होंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका धनात्मक और ऋणात्मक का जो इन्होंने एक क्या बताया था, अरेंजमेंट बताया था, ये अरेंजमेंट इस तरीके का नहीं था, तो यहाँ पे जाकर ये फेल हो गए थे वापस। तो ये अरेंजमेंट अब फर्दर किसने अच्छे से डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, इसके बाद आए रदरफोर्ड। ठीक, हम कहाँ से चल रहे थे, हम 500 बीसी से चल रहे थे, जो हमारे आपके इंडियन फिलोसोफर्स थे। इंडियन फिलोसोफर्स से फिर हम किस पे आए, ग्रीक फिलोसोफर पे आए, बर्जीलियस और ल्यूसिपस, फिर उन्होंने बताया वही सब एटम्स इंडिविजिबल होते हैं। फिर हमने डाल्टन के बारे में पढ़ा, फिर डाल्टन की थ्योरी क्या थी, थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं हुई, पर डाल्टन ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी। क्या थी वो चीजें कि आपके सिंबल्स दिए थे। फिर उसको बर्जीलियस ने क्या किया था, बर्जीलियस ने उसको क्या बोला था, सिंबल्स को, कि आप इनिशियल्स को यूज करिए, और इनिशियल्स को यूज करके क्या करेंगे, आप एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का H है या कार्बन का C है। फिर IUPAC नेम का थप्पा लग गया था। फिर हम आए थे किस पे, डाल्टन जब फेल हो गए तो जे थॉमसन पे आए। जे थॉमसन हमने देख लिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, किस तरीके से इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें अंदर रहते हैं और आपके पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो है वो पूरा बाहर की साइड होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रदरफोर्ड क्यों इसके बाद आए, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर ये नहीं डिफाइन कर पाए थे कि पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक आपके जो चार्जेस हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए आए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिया, जो कि आपका हीलियम अल्फा पार्टिकल था, 42He पार्टिकल था, और ये इन्होंने यूज किया गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल मतलब सोने की झिल्ली, सोने की पतली परत इसलिए यूज करी क्योंकि ये 1000 एटम से मिलकर बनी हुई थी। एग्जाम में पूछते हैं कि सोने की परत की जो झिल्ली थी वो क्यों यूज करी थी, क्योंकि वो इतनी फाइन थी कि उसके एटम्स को गिनना संभव था, और वो 1000 एटम्स से लगभग मिलकर बनी थी, इसलिए गोल्ड फॉइल को यूज किया गया। साथ ही साथ फ्लोरेसेंट स्क्रीन को यूज किया गया, जो कि चमकदार स्क्रीन थी, जब कोई भी पार्टिकल्स पर टकराता था तो वो चमक जाती थी। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या करते हैं। तो आपको तीन चीज याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल यूज किए थे, हीलियम, और साथ साथ गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन का यूज किया था। अब देखिए अल्फा पार्टिकल्स थे, ये बहुत तेज गति के अल्फा पार्टिकल्स थे, इसमें बहुत ऊर्जा थी, तो इसलिए ये ऊर्जा बीच में नष्ट नहीं हो जा रही थी, इसलिए इस अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया गया था। ठीक है, इसका मास ज्यादा था। अब ये क्या हो जाएगा, 4 AMU है इसका मास। अब ये यहां से गए अल्फा पार्टिकल, और बीच में क्या प्रेजेंट है, ये सोने की पतली सी परत प्रेजेंट है ये। अब ये जैसे यहाँ जाएंगे तो कुछ क्या हो जाएंगे, इसमें कुछ इनको बातें समझ में आई कि कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे गए वैसे के वैसे वापस आ गए। तीन कंडीशन उन्होंने देखी। पहले अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ही चले गए, पूरे सीधे चले गए, उनका कहाँ गए नहीं आता पता। कुछ क्या थे, थोड़े से कोण से क्या है मुड़ गए, कुछ क्या थे वापस जिस स्ट्रेट लाइन से गए उसी स्ट्रेट लाइन से वापस आ गए। तो इस चीज पे वो कुछ नतीजों पर उतरे कि अब ये चीजें क्यों हुई, तो इससे उनको कुछ कुछ बातें समझ में आई। उनको स्ट्रक्चर, एक संरचना, किसके, एक परमाणु की संरचना के बारे में अब समझ में आने लगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया
कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, आप देखिए यहाँ पे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए, इनका कुछ नहीं पता, ये सीधे सीधे चलते चले गए। फिर कुछ अल्फा के कण जो थे वो छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। कुछ आप देख रहे हैं कि यहाँ से गए और यहाँ से वापस आ गया, तो एक कोण से ये वापस आ गया, यहाँ से गया फिर यहाँ से वापस आ गया, एक कोण से ये वापस आ गए कुछ। पर प्रत्येक 12,000 कणों में से एक, मतलब 1:12,000 का रेशियो था। 12,000 कण गए, उसमें से कोई एक कण क्या कर रहा था, सीधे जा रहा था और ऐसे गया और वापस उसी एंगल से, उसी स्ट्रेट लाइन से 180 डिग्री से वापस आ गया। ठीक, तो इससे इनको समझ में आया कि जो ये ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो उनको ये समझ में आ गया कि जो बीच का भाग होता है किसी भी परमाणु का, अगर मैं यहाँ पे एक परमाणु बनाऊं, ये एटम बनाऊं, तो ये जो बीच का भाग वो ये पाया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कि ये बीच के भाग में ही सारा कुछ खेल होता है। इसी बीच के भाग में ही सबसे ज्यादा मास होता है, इसी बीच के भाग में क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स जो गए वो वापस क्या है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है तो वापस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर हो जाता है। तो गया और फिर वापस आ गया, उसको टच किया और फिर वापस आ गया। तो जो इसको हिट कर रहा था, इस नाभिक को हिट कर रहे थे जो पार्टिकल्स, वो क्या है, वो इसको देख के वापस आ जा रहे थे। तो इनका कंक्लूजन यही बना कि परमाणु के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली होता है। जो स्पेस खाली था वहां से क्या था, सीधे चले गए। ठीक, फिर विक्षेपित हुए, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई, मतलब जहां से विक्षेपित हुए थे उसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पे होता है, इसलिए कुछ पॉजिटिव चीज के पास जा रहे थे, चार्ज के पास, तो वापस आ जा रहे थे। पर लास्ट वाली कंडीशन क्या थी कि जो 180 डिग्री एंगल से वापस आ जा रहे थे, तो इससे ये समझ में आया कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो गोल्ड एटम के बीच में कहीं पे जाकर दम धसा हुआ है, दम घुसा हुआ है, दम भरा हुआ है। तो वो छोटी सी जगह क्या उन्होंने समझी कि वो छोटी सी जगह आपका नाभिक है, जहां पर सारा का सारा मास पाया जाता है, सारा सारा द्रव्यमान पाया जाता है, साथ ही साथ सारा का सारा आपका उसमें ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज, आपका धनात्मक चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके हिसाब से इन्होंने एक अपने रिजल्ट में कुछ कंक्लूजन्स निकाले, तो हम कंक्लूजन्स देख लेते हैं क्या क्या थे। तो हम इनके कंक्लूजन में, हम किसका कंक्लूजन देख रहे हैं, रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड का कंक्लूजन पहला क्या हमने देख लिया कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हो गया। और आपका सारा का सारा जो मास है वो भी कहाँ है, वो भी न्यूक्लियस में है। ठीक है, और तीसरी बात हमने क्या समझ ली, हमने ये देखा, ये तो दो चीज हो गई। फिर तीसरी चीज क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, और चौथी बात क्या हो गई, चौथी बात ये हो गई कि जो आपका साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, या इसको बोलेंगे नाभिक का साइज, नाभिक का साइज बहुत छोटा है, किससे, साइज ऑफ एटम से। एक परमाणु के साइज से नाभिक का साइज बहुत छोटा है, उसी के अंदर सारा का सारा द्रव्यमान है, उसी के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसी के अंदर क्या है, सब कुछ भरा हुआ है। इसीलिए क्या है, वो 180 डिग्री एंगल से अल्फा पार्टिकल्स वापस आ जा रहे थे और मतलब पूरे के पूरे लौट आ रहे थे। ठीक है, ये बात सबको क्लियर आ गई हो, समझ में आ गई होगी कि क्या इनका एक्सपेरिमेंट का लास्ट में रिजल्ट रहा। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि इसके एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट आए थे। इसके बाद चलिए आइए जान लेते हैं कि अब बोर ने क्या बताया। अब बोर आते हैं तो बोर एटॉमिक जो मॉडल अपना लेकर आते हैं वो प्रॉपर बताएंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अभी तक सिर्फ ये समझ में आया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रेजेंट, फिर नेगेटिव चार्ज बाहर चल रहा होता है राउंड द न्यूक्लियस, राउंड द आपका स्फेयर, और आपका क्या है, एक न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा, नाभिक बहुत छोटा है, किससे, एटम की अपेक्षा, आपके परमाणु की अपेक्षा। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से बोर मॉडल भी कंप्लीट। बोर्स को करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमने जो जो पढ़ा हमको याद भी है कि नहीं। और बोर्स का मॉडल और प्लस आइसोटोप्स, आइसोबार्स को मैं आपको कल कराऊंगी, प्लस इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी मैं आपको कल पीपीटी के माध्यम से कराऊंगी। तो लेक्चर से जुड़ना मत भूलिएगा, चीजों को करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। कुछ आप इसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो आप उसको भी बताइएगा, मैं उसको अपनी चीजों में इंक्लूड करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्विक रिवीजन में
कि मैंने सबसे पहले क्या बताया कि महर्षि कन्नड़ जो थे उन्होंने क्या बताया कि पदार्थ को जब आप विभाजित करते जाएंगे तो एक जो आपका सूक्ष्म कण बचेगा उसी को उन्होंने परमाणु बोला। फिर नेक्स्ट आए कौन, पकुड़ा कतमाया, इन्होंने क्या बोला कि परमाणु आपके अकेले नहीं रहते, ये हमेशा दोस्ती बनाकर रहते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ कि डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस आए, इन्होंने क्या बोला वापस से कि जो पदार्थ है उसको जब डिवाइड करते जाओ तो एक सूक्ष्म कण जो आ जाता है उसी को परमाणु बोलते हैं, उसी को एटम बोलते हैं। फिर कौन आए, फिर डाल्टन आए। डाल्टन ने क्या बताया, अपना परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया कि एटम जो है वो आपका एटम इनडिविजिबल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और इन्होंने साथ ही साथ क्या बताया कि जितना भी आपका मैटर है, जो पदार्थ है, चाहे उसमें कोई तत्व हो, चाहे उसमें कोई यौगिक हो, चाहे उसमें कोई मिक्सचर है, मिश्रण है, वो किससे बना है, वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है। वो स्मॉलेस्ट आपका कण क्या है, आपका परमाणु है। ये इन्होंने बताया। अब इसके कुछ इनके पोस्टुलेट्स थे, वो पोस्टुलेट्स में क्या क्या था कि एटम इनडिविजिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता फर्दर, यहीं पे वो फेल हो जाते हैं। फिर हमने क्या देखा कि एटम्स को के जो एलिमेंट्स है उन्होंने क्या बताया कि उसके अगर सेम एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H और H तो उसकी सेम उसका मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ उसकी रासायनिक जो आपकी रासायनिक धर्म है वो भी आपका सेम हो जाएगा। प्लस आपको क्या उन्होंने बताया कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हो रही है, अब उसमें क्या बताया कि वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे उनका मास। तो इसमें वो फेल हो गए थे वापस से। उसमें क्या था, आपका पोटेशियम और कैल्शियम था, जिसमें आपका 40-40 आपने देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब एक तरह से आइसोबार्स के बारे में और आइसोटोप्स के बारे में ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि एटम्स में कोई भी अगर मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे वाटर बन रहा है, तो जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, H2 है और O1 है, तो हमेशा वो एक होल नंबर में रहेगा, वो एक शॉर्ट पॉइंट्स में नहीं रहेगा। ये पॉइंट्स बताया। फिर डाल्टन ने और क्या क्या चीजें बताई। डाल्टन ने एक अच्छा काम और किया था, इन्होंने आपको पहली बार सिंबल का से अवगत कराया था कि किसी भी अगर एलिमेंट का आपको सिंबल देखना है तो उन्होंने कुछ डिजाइन्स बना दी थी, पर उस डिजाइन्स को बनाने में इतना टाइम लग रहा था कि तो इसके बाद इनकी हेल्प करी बर्जीलियस ने, और बर्जीलियस ने डिस्कवर किया कि एलिमेंट्स को हम उनके इनिशियल से अगर मैं उसको अच्छे से देखती हूँ, जिंक है, कैल्शियम है, Ca है, तो उसके इनिशियल्स को यूज करके मैं उसके लेटर्स को समझ सकती हूँ और उसको निर्धारित कर सकती हूँ कि ये एक जो एलिमेंट है ये इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए IUPAC नेम आया और IUPAC नेम ने क्या किया, उसको ठप्पा लगा दिया। फिर आए जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई कि इंडिविजिबल होते हैं एटम्स, इन्होंने बताया परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, पर फर्दर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, परमाणु के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको भी डिस्कवर करना जरूरी है। तब आए हमारे जे जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उसमें उन्होंने बताया कि जो स्फेयर है, जो गोलाकार है, उसमें क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज धनात्मक जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर धसे हुए हैं, जैसे कि केक आपका या वाटरमेलन तरबूज आपका होता है। ठीक, साथ ही साथ आपका पॉजिटिव चार्ज धनात्मक और ऋणात्मक जो चार्ज है ये दोनों आपका इक्वल होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए आपका जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युत रूप से आपका उदासीन पाया जाता है। तो ये बात किसने कर दी, थॉमसन ने। फिर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने बोला कि आप ये जो मॉडल है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कि ऐसे इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो उन्होंने कहा ये अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं होता है। उन्होंने फर्दर स्टडी किया और उन्होंने अल्फा गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया और अल्फा पार्टिकल्स को यूज करके इन्होंने ये समझ लिया कि एटम के अंदर का जो नाभिक होता है, किसी परमाणु के अंदर का जो नाभिक होता है, वही एक कंसंट्रेटेड मास होता है उसमें प्रेजेंट, प्लस उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के बाहर रिवॉल्व होते रहते हैं और एटम का जो साइज होता है उससे न्यूक्लियस का साइज, नाभिक का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो ये सारे रिजल्ट पर कौन पहुंचे, आपके रदरफोर्ड पहुंचे। अब हम कल करेंगे बोर्ड मॉडल जो आपका बचा है, प्लस आइसोटोप्स आइसोबार करेंगे, प्लस इससे क्वेश्चंस करेंगे। तो सीरीज से जरूर जुड़े रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक